Hello everyone, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel. Origin and Evolution इसका लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें देखने वाले हैं जो एकदम इजी है, जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है और हमको समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके फटाफट देख लो, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी और इस टॉपिक में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी था। आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी था, जैसे यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग ने सीधा प्रीवियस वीडियो में शूट किया था और आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रखा था। और अगर आप लोग डायरेक्टली सेकेंड पार्ट देख रहे हो और आपको यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट आता है देन इट्स ओके, बट अगर आपको यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं पता तो जाके पहले पिछला वीडियो देखिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग को देखना है क्या, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये दिख रहा है क्या आपको? ये देखो, ये देखने वाले हम लोग आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या बोलता है? ठीक है, तो समझो सबसे पहले अपने को तो देखना जरूरी है, वो है ये दो साइंटिस्ट के नाम, जिनका नाम था देखो थॉमस अल्टमन। क्या नाम था इनका? थॉमस एंड अल्टमन। थॉमस एंड अल्टमन ने क्या बोला था? आरएनए जो है ये एंजाइम जैसे बिहेव करता है। आरएनए जो है ये एंजाइम जैसे बिहेव करता है या फिर ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या करता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कौन सी शो करता है? देखो बच्चों, यही बता रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने देखा होगा, ज़्यादा हम लोग इसमें मार्कर यूज नहीं करेंगे बिकॉज मैंने पहले ही आप लोग के लिए अच्छे वाले नोट्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स के लिए मैं तुम लोग को थोड़ा चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमने देखा था पिछले चैप्टर में, जिसका नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो। ठीक है, हमने इस चैप्टर में देखा था कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर आगे चल के प्रोटीन बनता है। तो ये जो ट्रांसलेशनल एक्टिविटी है या फिर ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये कैटेलाइज कौन कर रहा है? ये आरएनए कैटेलाइज कर रहा है। कौन कैटेलाइज कर रहा है? आरएनए कैटेलाइज ये रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब आरएनए अगर कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे हम लोग राइबोजाइम्स। अब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बोलता क्या है, मतलब इस थ्योरी का मतलब क्या जरूरत थी इस थ्योरी की? लेकिन कार्ल बोइस, फ्रांसिस क्रिक और लेज़ली ऑर्गल ने ये पहले बता दिया था कि अर्ली लाइफ जो था ये न्यूक्लिक एसिड पे आधारित थी। और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सबसे इंपॉर्टेंट? मैं हूं डॉन, आरएनए। क्या? मुझे पहचानो, कहाँ से आया? ये है कौन? ये है आरएनए, ये है आरएनए, ये है आरएनए। ठीक है, तो ये जो आरएनए था ये लिटरली माना जाता है, माइट शब्द ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, ये माना जाता है कि आरएनए माइट हैव आरएनए माइट हैव इवॉल्व्ड इनटू डीएनए। मतलब डीएनए पहले से मौजूद था क्या? नहीं। अब आरएनए को ज्यादा आरएनए के ऊपर क्यों भर दिया जा रहा है ये हम लोग देखते हैं। ओके, आरएनए के ऊपर क्यों ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है? तो देखो बच्चा, आरएनए के ऊपर इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है बिकॉज देखो आरएनए जो है ये सबसे पहले अबंडेंट होता है कि नहीं? राइबोसोम में मिलेगा। आरएनए के टाइप्स अलग अलग होंगे, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। उसके बाद में डीएनए जैसे इसके कंपोनेंट होते हैं बच्चा। क्या बोल रहा हूं मैं? डीएनए जैसे इसके कंपोनेंट होते हैं। वापस मैं बहुत ही सुधर के बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? डीएनए जैसे कंपोनेंट होते हैं किसके? हमारे महाशय आरएनए के। ठीक है, डीएनए जैसे कंपोनेंट होते हैं। अब डीएनए जैसे कंपोनेंट है तो ये इवॉल्व भी कर सकता है ना? ये इवॉल्व भी कर सकता है। अब इसके अंदर म्यूटेशन भी होते हैं, ये रेप्लिकेट भी कर सकता है, डीएनए जैसी खूबियां। ठीक है, और ये क्या करता है? कैटेलाइज करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को। अगर जो भी मेरे दोस्त वहां बैठे हैं जिसको ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं पता, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है ऐसी प्रोसेस जिसमें एमआरएनए से क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसलेट किया जाता है। प्रोटीन ट्रांसलेट किया जाता है।
अगर आपको सेंट्रल डोग्मा नहीं पता बच्चा, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था ट्रांसलेशन प्रोसेस, जब हम लोग देख रहे थे तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, देखो जो mRNA है, tRNA है और राइबोसोम है, इन सब की मदद से, और कुछ एंजाइम्स हैं, इन सब की मदद से प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप लोग को नहीं पता तो जाइए जल्दी जल्दी जाके पहले प्रीवियस वीडियोस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की देख लीजिए। ठीक है, तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस यही बोलता है कि नहीं। तो ये सब प्रॉपर्टीज होने की वजह से कुछ पॉइंट्स देखो मैंने टेक्स्ट बुक से एक्सट्रैक्ट किए, मतलब एकदम ईजी बना दिया चीजों को। ठीक है, अब ये ईजी मैंने कैसे बनाया ये देख लो। सो वी कैन से आरएनए मेड प्रोटीन, है ना, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए एंड दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, कि भाई पहले कोएसरवेट्स वगैरह थे, आरएनए आया, आरएनए में प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया, उसके अंदर रेप्लिकेटिंग एबिलिटीज थी, इस वजह से आरएनए अब धीरे धीरे क्या हुआ होगा, डीएनए में शायद कन्वर्ट हो गया होगा, माइट बोल रहा हूं मैं, शायद। ठीक है, डीएनए में आरएनए माइट हैव कन्वर्टेड, समझ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डीएनए माइट हैव कन्वर्टेड इनटू आरएनए, और ऐसे धीरे धीरे करके पूरी की पूरी लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई होगी। और यही है हमारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। व्हाट डज दिस हाइपोथेसिस से, ऑर्गल, क्रिक और हमारा जो क्या नाम था उसका, ऑर्गल था, क्रिक था, लीजली ऑर्गल, फ्रांसिस क्रिक, और पहले वाले का नाम हाँ सी से कुछ तो था ना, हाँ देख लेते एक बार। ठीक है, हमारा मैं साइंटिस्टों के नाम में ज़्यादा बर्बाद, हाँ वुईज, कार्ल वुईज। ओके, वुई याद रखो, कैसे याद रखेंगे, वुई, मेरे को ऐसे ही याद होते हैं साइंटिस्ट के नाम, मेरे को ऐसे ही याद होते हैं, मतलब नाम रखने में, नाम याद रखने में मैं सबसे ज़्यादा बर्बाद इंसान हूँ। ठीक है, तो कार्ल वुईज है, फ्रांसिस क्रिक है, और हमारा अब देखो तीसरा वाला लीजली ऑर्गल, क्या नाम था उसका, लीजली ऑर्गल। इन्होंने बोला, सबसे पहले क्या बोला, दिल का राज खोला, और इन्होंने बोला भाई आरएनए देखो अब कैसे है, आरएनए बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, अबंडेंट होने की वजह से, अबंडेंट होने की वजह से, वजह तुम हो, अबंडेंट होने की वजह से जो आरएनए है ये मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स में पाया जाता है, जैसे राइबोसोम है। अब इन्होंने बोला कि आरएनए जो है ये रेप्लिकेट भी कर सकता है जैसे डीएनए कर सकता है ना। आरएनए जब रेप्लिकेट कर सकता है तो आरएनए बहुत अच्छे से बोलेंगे हम लोग प्रोटीन भी बनाता है ना, मतलब आरएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। और शुरुआती कुछ वायरसेस में हमको देखने को मिलता है, देखो आरएनए के अंदर ये सब चीज़ें है भी, है कि नहीं, ये सब चीज़ें आरएनए के अंदर है भी। दैट्स वाई वी कैन से डीएनए माइट हैव डेवलप्ड फ्रॉम आरएनए, और यही है वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक, और अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें तीन मुख्य धुरंधर कौन से देखने वाले हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक, ओए 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 बहुत उधर चला गया था। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में तीन मुख्य धुरंधर देखो, एक मिनट, थोड़ा ये ऊपर का हम रब कर देंगे ताकि कैसे बीच में नहीं आएगी चीजें, थोड़ी मैंने स्पेस देनी चाहिए थी। हाँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जो तीन मुख्य धुरंधर है उनका नाम था लैमार्क, ये पिछले 10th में आप लोग ने देखा था, डार्विन, और उसके बाद में ह्यूगो डी रीस, ये तीन थे। अब जो लैमार्क था, ये जो लैमार्क था, अब जो लैमार्क है या फिर लैमार्क रहेगा, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लैमार्क जो थे इन्होंने क्या बोला था कि जो भी थ्योरी, जो भी एवोल्यूशन का फंडा है ये एक्चुअली किस पे डिपेंडेंट करता है। देखो बच्चों, ये ज़्यादातर समझने वाला चैप्टर है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे इसमें। देखो ये जो एवोल्यूशन वाला फंडा है ये मोस्टली किस पे डिपेंडेंट करता है, ये डिपेंडेंट करता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पे अकॉर्डिंग टू द लैमार्क। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया नेक ऑफ जिराफ,
ठीक है। नेक ऑफ जिराफ, जिराफ की गर्दन लंबी कैसी होगी, 10th में ही था अपने को, ठीक है। तो 10th में नेक ऑफ जिराफ जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो 10th में मतलब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, हमने सीखा है। तो 10th में उन्होंने जब लैमार्किज्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो लैमार्किज्म के दौरान हम लोग को टीचर ने ये बताया था कि भाई जिराफ की गर्दन देखो पहले तो नुसी थी, फिर धीरे धीरे करके ऐसी लंबी सी हो गई। ये लंबी गर्दन हुई कैसे, है ना, लंबी गर्दन ये हुई कैसे कि भाई नेचर के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे बुशेस की हाइट बढ़ती गई और निचली घास खत्म होते गई, अब जिराफ को खाने के लाले पड़ गए। जिराफ ऐसे पहले तो शुरुआती जनरेशन की जिराफ्स क्या करते होंगे, ऐसे ऊंचा होके खाना खाते होंगे। अब नेचर को लगा भाई ये काम करते हैं, इसको दे देते हैं ना, लंबी गर्दन दे देते हैं बेचारे को, बेचारे के लाले पड़ रहे हैं, आखिरी पापी पेट का सवाल है ना, आखिर पापी पेट का सवाल है। तो फिर क्या करें, तो नेचर ने क्या किया, जिराफ को दे दी लंबी गर्दन, है ना। अब लंबी गर्दन पाकर जिराफ मस्त मजे मार रहा है अच्छी वाली पत्तियां खाकर। वाह क्या बना वो, लंबी गर्दन पाकर जिराफ मजे कर रहा है ताजी हरी पत्तियां खाकर, है ना, और बोल रहा है मैं हूं धाकड़, मैं हूं धाकड़। मोस्ट पांचट शायरी ऑफ द पूरे ब्रह्मांड बोलूंगा मैं, लेकिन समझ में तो आ रही होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है लैमार्किज्म में। मतलब लैमार्क जी ने यही बोला था कि भैया जो भी ऑर्गन्स हम यूज करेंगे, देखो दिख रहा है, जो भी ऑर्गन्स हम यूज करेंगे उनका होगा डेवलपमेंट। क्या होगा, उनका होगा डेवलपमेंट। और जो भी ऑर्गन यूजलेस होंगे वो बॉडी से गायब हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, वो बॉडी से वैनिश हो जाएंगे या डीजेनरेट हो जाएंगे। अब सर डीजेनरेट ऑर्गन्स के एग्जांपल बता दो। जैसे थोड़ा सा अगर लैमार्किज्म को थोड़ा सा बिलीव करा जाए, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट्स निकालने तो निकाल सकते हो बच्चों, बिकॉज ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट निकालने को ही टाइम नहीं दिया। 1 मिनट में आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स के लिए टाइम दे देता हूं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। पहले क्या करते हैं, आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स बता देता हूं मैं, ठीक है, पहले से पूरे स्टार्टिंग से, बिकॉज आप ही के लिए तो लिखा है भाई। इतना बड़े बड़े पैराग्राफ है, पढ़ के हम लोग भंकस हो जाते हैं। सो सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का बच्चा ये स्क्रीनशॉट ले लो, होप सो आप लोग ने ले लिया होगा। फिर फैक्ट्स ऑन आरएनए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली ये भी ले लिया होगा। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फैक्ट्स ऑन आरएनए। फिर बाद में ये वर्ल्ड हाइपोथेसिस का क्या करो, एक बार ये ले लो जल्दी से। फिर उसके बाद देखो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये वाला ले लो जल्दी से। अब बढ़ते हैं आगे हमारे लैमार्किज्म के पास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखो आता है हमारा सबसे जबरदस्त डार्विनिज्म। क्या है, डार्विनिज्म। अब डार्विन बाबा की जो थ्योरी है ना, डार्विन बाबा की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी के हिसाब से देखो एवोल्यूशन किन चीज़ों पे आधार करता है। जैसे एक सेकेंड, इतना मैं रिप्लाई दे दूं, ओके। डार्विन बाबा की थ्योरी से देखो सबसे पहला इन्होंने क्या करे, वो ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होता है, ये उन्होंने बोला। जनरेशन बाय जनरेशन बहुत सारे एडेप्टेशंस एक्यूमुलेट होते हैं और एक्यूमुलेशन के साथ ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने इसके पहले एक 5 पोस्टुलेट्स दिए। क्या दे दिए, 5 पोस्टुलेट्स दिए। क्या दिए, 5 पोस्टुलेट्स, ठीक है। इनके कुछ नियमावली थी, इन्होंने दी। अब 5 पोस्टुलेट्स में सबसे पहले इन्होंने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो ओवर प्रोडक्शन करे। ओवर प्रोडक्शन माने क्या, अभी डिस्कस इस पे करेंगे, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखेंगे। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग सैल्मन का एग्जाम्पल लेते हैं, सैल्मन बॉय, सैल्मन अपने एक स्पॉन में ये 2.8 मिलियन एग्स दे देती, मतलब 2.28 लाख एग्स इन अ सिंगल स्पॉन। स्पॉन मतलब वो जो पूरा एग वो जो ले कर रही है ना, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक स्पॉन, 2 स्पॉन।
अब ये स्पॉन में 28 लाख एग हैं, 28 लाख एग में से क्या पूरे 28 लाख मछलियां निकलेगी? नहीं। तो ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी क्यों होती है ऑर्गेनिज्म की? बिकॉज ऑर्गेनिज्म अगर ओवर प्रोड्यूस करेगा तो ऑर्गेनिज्म, अब उसमें से कुछ तो मरेंगे ना, जो अनफिट होंगे, जो बहुत ज़्यादा टेंशन्स में, मतलब जो ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो मरेंगे, है नहीं? अब वो मरेंगे, इसका मतलब क्या है? उनकी स्पीशीज अगर वो एकदम, मतलब मान लो 2-3 अंडे देती, तो 2-3 अंडे में से 2 अंडे मर गए, एक ही बच्चा बच रहा है और वो भी किसी शिकारी द्वारा खा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? उनकी स्पीशीज खतरे में आ जाएगी ना। तो स्पीशीज खतरे में ना आए, इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें? ओवर प्रोड्यूस करें। क्या करें? ओवर प्रोड्यूस करें। मैं बार बार क्या कह रहा हूं? ओवर प्रोड्यूस करें। ये हर ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है। सेकेंड, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, ये देखना भी जरूरी है। मान लो तुम और तुम्हारी सिस्टर, ठीक है, तुम है, तुम्हारी सिस्टर है, सिस्टर चलो ठीक है, बड़ी सिस्टर है, तुमसे 2 साल बड़ी, और तुम है, ठीक है। सिस्टर ने चिप्स का पैकेट लाया, ओके, चिप्स के पैकेट पे तुम्हारी नज़र गई, ठीक। अब तुम्हारी नज़र जाने के बाद तुमने वो चिप्स का पैकेट चुराने की कोशिश की। तुम मतलब आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और ये चीज़ हमेशा अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हुई होगी। सिस्टर ब्रदर की लड़ाई बहुत खतरनाक वाली होती है, उसके बाद टेंशन मतलब ब्रदर ही पिटता है, ठीक है, बिकॉज सिस्टर्स अनमोल होती है ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, चिप्स के पैकेट पे हमारी नज़र गई। चिप्स के पैकेट पे नज़र जाने के बाद, मैं तो आप लोगों को दूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, मैं भली बात ही टाइम दूंगा, ठीक है। चिप्स पे नज़र जाने के बाद में हम लोग ने क्या किया? वो चिप्स को चुराने की कोशिश की। हम लोग मीन्स ब्रदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑल ब्रदर्स, ठीक है, जो भाई है हमारे। तो जोर से सिस्टर ने इतनी खतरनाक वाली आवाज़ निकाली कि बस मतलब मानो कि ये हल्क बन जाएगी कुछ देर में अभी, ठीक है। अचानक उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाली और तुम्हारे मुंह में दे मारा ज़ोर से, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग, चिप्स के ऊपर से क्या कर रहे थे? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कौन चिप्स लेगा, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं पता है क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, ये क्या करते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में स्ट्रगल करते हैं। ये स्ट्रगल तो बहुत मजाकिया वाला था, नॉर्मल वाला स्ट्रगल है ये तो हर किसी की लाइफ में मीठा स्ट्रगल बोलते हैं ना, एकदम एकदम मीठा स्ट्रगल होता है, खट्टे मीठे स्ट्रगल्स होते हैं जो हम हमारे सिबलिंग्स के साथ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई बहन की जो लड़ाई होती है ज़ोरदार, तो वो लिटरली इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब प्यारी होती है। जब हम लोग बड़े होने के बाद में वो लड़ाई के बारे में सोचते हैं ना, लिटरली हम मिस करते हैं वो सेशंस, और हम लोग मिस करते हैं कि काश वो समय वापस आ जाए, है ना। तो बहुत बड़ा अनमोल सा रिश्ता होता है। अपनी अपनी बहनों की आप लोग भी केयर लें। सभी ब्रदर्स से मेरी ये मतलब बोलते नहीं क्या, सभी जितने भी ब्रदर्स हैं सभी को बोलता हूँ मैं कि अपनी अपनी बहनों की केयर लें, उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन झगड़ा चलने दें बिकॉज वही खट्टा मीठा झगड़ा बहुत ज़्यादा आगे मिस होता है, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, organisms struggle in a life threatening manner. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, या मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी भाई बहन का बता दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है। पहले ये बता देता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स के स्ट्रगल्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अच्छे सुनना, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल लिख लेना, लगे तो पेन बुक लेकर बैठो बच्चों, ठीक है। केसी सर बता रहे हैं, सब आपके भाई है, बताएंगे आपको, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एक्चुअली यार सर ये क्या होता है? ये इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एक्चुअली होता क्या है? जब 2 सेम स्पीशीज के बीच में लड़ाई हो रही है किसी रिसोर्स को लेके। रिसोर्स में खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एरिया हो सकता है ना, कोई हड्डी का टुकड़ा हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है।
तो जब भी सेम स्पीशीज में मतलब सेम प्रजाति के जानवर किसी रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फॉर एग्जाम्पल मान लो नीट 2023, ओके, नीट 2023, इसमें आपको डॉक्टरी के सीट्स मिलेंगे, ठीक है। अब डॉक्टरी के सीट्स के लिए, डॉक्टरी जितनी भी है सीट्स के लिए कितने सारे इंट्रा स्पेसिफिक एनिमल्स देखो लड़ते रहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में, मतलब एक दूसरे को मारते नहीं है लेकिन हाँ कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स, कम मार्क्स, टेंशन टेंशन, वेरी मच टेंशन, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ लेते हैं, है ना। और कैसे लड़ते हैं? एग्जाम दे के लड़ते हैं, नॉट लाइक जस्ट वाइल्ड बीस्ट, नॉट लाइक द बीस्ट, ओके, बट स्टिल they are fighting for some resources. And when certain types of fightings takes place between the same species, what I'm trying to say, between the same species, so what happens? It is called as intraspecific struggle. एग्जाम्पल के रूप में मान लो खूबसूरत सी हिरने हैं, उन हिरनों के लिए दो हिरन लड़ रहे हैं, है कि नहीं, उन हिरनों के लिए दो हिरन लड़ रहे हैं, तो यहाँ रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल चल रहा है। मान लो कुत्तों का झुंड है, डॉग्स का, डॉग्स नॉट कुत्ते, मतलब थोड़ा सा बेकार साउंड करता है, ठीक है, मान लो डॉग्स का कोई झुंड है, पैक ऑफ डॉग्स, और उसमें तुमने थोड़ी सी रोटी फेंक दी। अब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा वो बोलेगा मैं सबसे ज़्यादा डेंजरस हूँ, मेरे से दूर हट जाओ नहीं तो धो दूंगा पकड़ के, ठीक है। तो ये होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब देखते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। देखो इंट्रा और इंटर दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटर मतलब क्या होता है, दो सेम स्पीशीज के, इंट्रा मतलब क्या होता है, दो सेम स्पीशीज के बीच में लड़ाई। इंटर मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो एलियंस आ गए अर्थ पे, एलियंस आ रहे अर्थ पे, टोंग डोंग 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 पोंग पोंग पोंग, धूप धूप चाहिए धूप है ना। मान लो एलियंस आते हैं, एलियन इन्वेजन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब एलियन इन्वेजन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनसे फाइट करेंगे फॉर अर्थ। तो यहाँ पे टेरिटोरियल वॉरफेयर चल रहा है। क्या चल रहा है? टेरिटोरियल वॉरफेयर, मतलब हमारे बीच वर्सेस एलियंस के बीच। एलियंस ऐसा नहीं लगता मेरे को बुरे होंगे यार, उनको अर्थ से क्या लेना देना, है ना, क्योंकि हम भी मोस्ट प्रिमिटिव स्पीशीज हैं। हम लोग आजकल हमारे ही झगड़ों से ऊपर नहीं उठते हैं, तो एलियन से क्या लड़ेंगे, ये सीन है। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मान लेते हैं हम लोग लड़ने के थोड़े से काबिल हो भी गए, लेकिन स्टिल हम लोग एक लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्वाइव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ हाइनास और लायंस, ये शिकार के लिए लड़ते हैं। वैसे हाइनास तो झूठनखोर होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन स्टिल ये एक मेक की पॉपुलेशंस कम करने के लिए एक मेक के बच्चों को मारते रहते हैं। तो ये होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ओके। अब एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्सेस द एनवायरनमेंट, मतलब मदर नेचर वर्सेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो बदलता पर्यावरण है, बदलता पर्यावरण की वजह से मतलब बदलता एनवायरनमेंट है, राइट। बदलते एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो रहा है बताए क्या, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है बदलते एनवायरनमेंट के लिए, खुद को ढालने के लिए। तो यही होता है हमारा एनवायरनमेंटल स्ट्रगल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रगल के ऊपर, है ना। तो एनवायरनमेंटल स्ट्रगल जो है, ये एनवायरनमेंटल स्ट्रगल हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है, उस वजह से जो वहाँ के नॉर्थ पोल साउथ पोल पे रहने वाले जीव होंगे, जैसे पेंगुइन्स हैं, पोलर बेयर्स हैं, ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है डियर। समझ रहे हैं आपको, बिकॉज उनका हैबिटेट नहीं रहेगा तो वो कहाँ से जिएंगे, है नहीं। तो वो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इस चीज को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नो डाउट वो बात और है कि ये हमारी वजह से हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं, बदलते एनवायरनमेंट के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स के फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट फायर होती है, मान लो नेचुरल तरीके से कोई फॉरेस्ट फायर होती है, बिजली कड़कने से जोर से कड़क गई बिजली, बिजली जब कड़कती है फॉरेस्ट जल जाते हैं, है ना। बिजली जब कड़कती है फॉरेस्ट जल जाते हैं, और जब बाढ़ आती है तो लोग हिल जाते हैं, नहीं भूकंप आता है तो लोग हिल जाते हैं ठीक है। जब बिजली कड़कती है, जंगल जल जाते हैं
जब भूकंप आता है तो लोग हिल जाते हैं, फिर भी हम लड़ते रहेंगे इस चेन से, और जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, और उठकर हम ऐसे ही बोलेंगे कि हम संभल जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन चीज़ अच्छी बोली मैंने, ठीक है, याद रखो। अब देखते हैं थर्ड, हमारा थर्ड जो है ये ऑर्गेनिक वेरिएशन है। क्या है बच्चा? ऑर्गेनिक वेरिएशन। ऑर्गेनिक वेरिएशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट आएगा, हैबिटेट आएगा, उसका खाने की पद्धत आएगी, वो क्या खा रहा है, और इसके ही बेसिस पे उसका एवोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म मांस ज़्यादा खाता है तो नो डाउट आगे चल के उसकी पूरी स्पीशी ही मांसाहारी हो जाएगी, मीन्स कार्निवोर्स हो जाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई वाटर बॉडी के पास रहता है, जैसे सील्स को पकड़ लो, सी लायंस होते हैं जो, अब ये धीरे धीरे सी लायंस, मतलब एक जमाने में देखो व्हेल मछली भी छोटी सी जमीन पे भागते हुआ कोई तो ऑर्गेनिज्म था, लेकिन आज हम देख रहे हैं ना क्या हुआ, उसने हैबिटेट अपना चेंज किया, धीरे धीरे उसके बॉडी में भी चेंज आ गए, और जैसे जैसे उसके बॉडी में चेंजेस आए वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगी, और आज जो हम लोग बड़ी सी ब्लू व्हेल देखते हैं वो हमारे सामने है। तो ये सब चीज़ें होती है ऑर्गेनिक वेरिएशन का नतीजा। फोर्थ स्टेप है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या बोल रहा हूं मैं? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, सॉरी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है भैया, एक बात याद रखना, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी जो फिट है, और जो फिट है वो हिट है, और वो सरवाइव करेगा बड़े आराम से। तो याद रखना नेचुरल सिलेक्शन में आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि मान लो ये बदलता पर्यावरण, मान लो अपने एरिया में, अपने ही एरिया में समझ लो आप लोग एक आपकी रूम में बैठे हो, एक खिड़की बाहर देख रही है, मतलब खिड़की देख नहीं रही, खिड़की से आप बाहर देख रहे हो, और क्या होता है पता है क्या, बाहर का टाइम अपन ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मतलब बाहर सब गायब हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो है हमारी ना एज बढ़ेगी उस रूम में ना कुछ। अब हम लोग देख रहे हैं अचानक से, मान लो आपके एरिया में 10,000, 15,000, 20,000, चलो ठीक है 1,00,000 साल तक क्या होता है, बर्फ गिरती है, मतलब कंटिन्यू नहीं गिरेगी, लेकिन वो एरिया वैसे मतलब टुंड्रा रीजन टाइप का बन जाता है। धीरे धीरे देखना वहां के पेड़ पौधों का मतलब रहने का, मतलब पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उनकी मॉर्फोलॉजी बदलेगी, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल बकरी देखने की हमको आदत थी, बकरी बकरे जो भी है, डॉग्स, कैट्स, लिटरली वो डॉग्स एंड कैट्स भी बहुत डिफरेंट दिखने लगेगी, समझ रहे हैं, मीन्स ज़्यादा फरी दिखेंगे, बहुत अलग तरीके से लगेंगे। मतलब अपना नॉर्मल गावरान कुत्ता भी जो है ना, ये जो गावरान डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं जिसको, ये जो स्ट्रे डॉग्स भी है ना, वो भी अपने को जर्मन शेफर्ड टाइप्स दिखनेंगे, या फिर ऐसे कोई साइबेरियन हस्की टाइप्स दिखेंगे, मज़ा आएगा लेकिन ना। उसके बाद जो हमारी भैंसिया होती है नॉर्मल, तो भैंसियों को भी ऐसे बड़े बाल आ जाएंगे, याक टाइप दिखने लगेगी। तो यही होता है बच्चों, क्लाइमेट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नेचर बोलेगी चलो चलो वापस चलो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की, है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नेचर क्या करेगी, इन ऑर्गेनिजम्स को वाइप आउट कर देगी। अब वाइप आउट करने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी से आता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ओवर प्रोडक्टिविटी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जो भी जानवर पैदा होंगे वो स्ट्रगल करेंगे, फिर उनमें थोड़े ऑर्गेनिक वेरिएशंस आएंगे, फिर नेचर उनको उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगी, चलो भाई तुम हमारी टीम में शामिल हो, तुमको इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने का हम चांस देते हैं। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होगी। नई स्पीशीज मतलब नई स्पीशीज, पांचड़ था, नई स्पीशीज मतलब नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी। और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे, बच्चा समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नया स्पीशीज का वजूद इस धरती पे आएगा, पुराने नो डाउट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे डार्विन भैया के, मतलब डार्विन भैया नहीं, इज्जत से नाम लेंगे, थोड़ा मारेंगे नहीं तो मेरे को आके, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक।
क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। वो ये नहीं बता पाए थे कि जेनेटिक फ्लक्चुएशंस होते क्यों हैं, बता ही नहीं पाए थे। कुछ चीज़ें इनहेरिट होती हैं, कुछ चीज़ें इनहेरिट नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें इनहेरिट होती हैं चलो ठीक है, वो तो मान्य है, लेकिन जो चीज़ें इनहेरिट नहीं होती है तो वो क्यों नहीं होती है, वो ये नहीं बता पाए। फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे वो कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है और जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब देखो बच्चा, बॉडी सेल्स। अब बॉडी सेल्स में क्यों होता है वेरिएशन, और हमारे जर्मिनल सेल्स की वजह से वेरिएशंस क्यों होते हैं, वो ये भी नहीं समझा पाए थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहिए तो, बड़ा इजी ऑब्जेक्शंस करके दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैं मानता हूं, लेकिन ये पहला फिटेस्ट कहां से आया, यही तो मेन क्वेश्चन है ना एवोल्यूशन का, कि पहली लाइफ आई कहां से। थ्योरीज ही है, कोई प्रूफ नहीं है ना, समझ रहा है क्या, थ्योरीज ही है, कोई भी टाइप का प्रूफ मिला क्या, नहीं। तो ये जो नई स्पीशीज है ये आती कहां से है, सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं, ऐसा वाला मामला हो गया ना ये तो, है ना। मतलब दूसरे प्लैनेट्स पे नई स्पीशीज आती नहीं और यहाँ की स्पीशीज जाती नहीं, ये याद रखना। तो मतलब भगवान बोलेंगे छोरी बच्ची हो क्या। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डार्विन बाबा ये बता ही नहीं पाए कि भाई अराइव कहाँ से हुई पहली स्पीशीज। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई पुरानी स्पीशीज जो है उससे पहले मौजूद स्पीशीज से आती रहती है, मतलब ऑर्गेनिजम्स आते रहेंगे फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन नए ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से हैं, नए ऑर्गेनिजम्स कैसे खुद को डेवलप करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म ने शुरुआती रिप्रोडक्शन कैसे किया होगा, नया ऑर्गेनिज्म खुद को बनाया कैसे होगा। बिकॉज ये तो बोल रहे वेरिएशन, नया लाइफ के अंदर तो ऐसी कोई वेरिएशन नाम की चीज ही नहीं हो सकती थी ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं तुमको, अगर शुरुआती सेल है तो वो रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते थे, और अगर एक समय तक जेनेटिक वेरिएशंस होते रहते हैं, मतलब सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो आफ्टर मैनी जनरेशंस डीएनए कमजोर हो जाएगा। तो ये जो डीएनए कमजोर हुआ तो वो स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों नहीं, ये वो नहीं बता पाए। ये उनका एक और ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन तो मेरे दिमाग की उपज है वैसे, है ना, कि हाउ फर्स्ट लाइफ शुड हैव वैरिड, या फिर हाउ फर्स्ट लाइफ ब्रॉट वेरिएशंस इन देयर जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन आया नॉट क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग की उपज में आया कि भाई पहली लाइफ जो है ये एक्चुअली इसमें वेरिएशंस आए कैसे होंगे। शायद अपना आंसर म्यूटेशन भी हो सकता है उसका, है ना, मे बी शुरुआती दौर की लाइफ में म्यूटेशंस हुए होंगे तो पॉपुलेशंस डिफरेंट हो गई होगी। अब म्यूटेशन मतलब सिंपली अलग अलग डीएनए हो जाता है, स्ट्रक्चर डीएनए का चेंज हो जाता है। लेकिन म्यूटेशन के बारे में हम लोग कहां सीखने वाले हैं, अपने ह्यूगो डी रीज की थियोरी में, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कनेक्टिंग लिंक्स, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया भाई नई स्पीशीज आ जाती है। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, नई स्पीशीज अगर आती है तो उसके पहले एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिजम्स भी तो आते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स। तो कनेक्टिंग लिंक्स कहां से आती है, कनेक्टिंग लिंक्स क्यों आती है, इंटरमीडिएट ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो कुछ भी बता नहीं पाए। तो देखो फिर भी फेमस है, यहाँ पे हम इतना सारा पढ़ रहे हैं फिर भी हम फेमस नहीं है। लाइक ही नहीं करते हो आप लोग ज़्यादा वीडियोस को, दुख होता है, दिल से दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे, एक दिन तो वो आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस, जाके सब्सक्राइब बटन हिट कर दो भाई, कामयाब करो हम लोग को। आप ही के प्यार की वजह से हम कामयाब हो सकते हैं भाई, समझ रहे हैं। तो चलो बैक टू द टॉपिक। अगर मैं बोलूं कि लिटरली कनेक्टिंग लिंक आए कहां से, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से एक थ्योरी आई जिनका नाम था ह्यूगो डी रीज की म्यूटेशन थ्योरी। अब म्यूटेशन थ्योरी
जो इसके मेन फीचर्स देखो बच्चा क्या थे। मेन फीचर इसके थे कि भाई म्यूटेशन जो होता है ये सडन होता है, तुरंत, लार्ज होता है मतलब बड़े लेवल पे होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन से अगर हो गए किसी जेनेटिक मटेरियल में तो ये इनहेरिट भी कर सकता है खुद को, मतलब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जा सकता है। दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, एक हार्मफुल जिसमें हमारी टेंशन टाइट होगी, और एक यूजफुल जिसमें हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, समझ रहा है। हाँ, एक में हमारी टेंशन टाइट होगी और दूसरे में हमारी लाइफ ब्राइट होगी। समझो, अगर हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं तो नेचर बोलती है उसको चल भैया निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है धरती को तुम्हारी, है कि नहीं, धरती पे तुम लोग बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन मचा दोगे, तो इसलिए नेचर उसको एलिमिनेट कर देती है। समझ रहा है, नेचर क्या करेगी, उसको एलिमिनेट कर देगी। लेकिन जो यूजफुल म्यूटेशन होगा ये तो नेचर उसको बोलेगा ओले मेरा बच्चा, अरे क्या बात है, तू यहीं रहेगा, तू पूरी स्पीशीज को आगे ले जाएगा, है ना। बिकॉज नेचर मतलब ऐसा समझ लो, नेचर कोई लिविंग एंटिटी है, समझ लो, क्या है ही। देखा ना हमने, जब लॉकडाउन था तब नेचर ने खुद को हील कर लिया, देखा ना, ओजोन लेयर भी भर दी। सोचो हम लोग नेचर के लिए वायरस जैसे काम कर रहे हैं सोचो ना यार। तो इस वायरस का स्टैंप अगर अपने को निकालना है तो नेचर को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद अक्यूमुलेशन, यही म्यूटेशन जब अक्यूमुलेट होता है तो होती है न्यू स्पीशीज का जन्म, तो होता है न्यू स्पीशीज का जन्म, और यही ह्यूगो डी रीज की थ्योरी बोलती थी। लेकिन अपने ह्यूगो डी रीज भैया की भी थ्योरी में कुछ फ्लॉज थे, ठीक है। अब ये क्या फ्लॉज थे ये देख लेते हैं, तो इसके ऑब्जेक्शंस देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। ऑब्जेक्शन, सबसे पहले जो म्यूटेशन वो बोल रहे थे ये एक्चुअली क्रोमोसोमल एबरेशंस थे, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ियां थी, है ना। प्लस म्यूटेशन जो होता है वो वेरी स्लो, इट इज वेरी वेरी स्लो, है ना। अब जो ये क्रोमोसोमल एबरेशंस है ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक तो क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो, नहीं तो क्रोमोसोम ऐड हो गया तो, है ना। दोनों में अगर डिलीट हुआ या ऐड हो गया, दोनों का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है टू द एवोल्यूशन, याद रखो। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। दोनों में एवोल्यूशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है ना। एवोल्यूशन के लिए कोई, मतलब एवोल्यूशन के लिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, नो सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे ह्यूगो डी रीज थ्योरी, ह्यूगो डी रीज भैया की भी थ्योरी हो गई बेकार। उसके बाद आई मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ओके। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो थी इसमें मुख्य रूप से 3 मेन फीचर्स हैं। इसके मेन फीचर्स बोलो या सिंपली अगर बोलो कि मतलब ये 3 चीजों पे ये डिपेंडेंट है। इधर कहाँ घूम रहा है भाई, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन, तो खेल रहा है मेरे साथ ही, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन, सेकंड होता है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने बता दिया आपको पहले ही, टेंशन मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन में लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक का ठीक है। फर्स्ट होता है जेनेटिक वेरिएशन, सेकंड होता है नेचुरल सिलेक्शन, और थर्ड होता है हमारा आइसोलेशन। और ये 3 स्टेप्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दें, नोटिफिकेशन आइकन को टंग दबा दें, और इसके वजह से आपको एक फ़ायदा होगा, मीन्स जो रिसेंट के वीडियोस है आपको फटाफट मिलेंगे। और अगर वीडियोस मिलेंगे फटाफट तो लर्न होगा झटाझट, है ना। एकदम फटाफट लर्न हो जाएगा, आपको फटाक से फुर्र हो जाएंगे डाउट्स, और टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। तो लाइक कर दें, वीडियो पसंद आया तो शेयर करें ज़रूरतमंदों के साथ, और कमेंट में आपके डाउट ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, केसी साइनिंग ऑफ।